इसीलिए कहता हूँ कि साइंसी इजादात को हर आखिर ना समझा करो। बहरहाल अब बहुत वक्त हो गया है, इसलिए मामलात को सिमटना चाहिए। मुझे ये तो मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक लुसानिया की एक तंजीम ब्लैक एस्टोन से है, और ब्लैक एस्टोन के बारे में मशहूर किया गया है कि वो एजुकार्ड की झैली तंजीम है, जबकि एजुकार्ड तालीम में इजाफे के लिए बनाई गई है। तुम दोनों ब्लैक एस्टोन के सुपर सेक्शन के सुपर एजेंट्स हो, और तुमने ही प्रोफेसर शार्बी के साथ साथ पाकिस्तानी सिफारतकार को अगवा किया, फिर उन पर बेपनाह तशद्दुद करके हलाक कर दिया। तुम्हारा मकसद ये था कि तुम किसी तरह उस खजाने के बारे में मालूम करके उस पर कब्जा कर लो, जो सिर्फ असातिरी कहानी है। इमरान ने कहा, ये असातिरी कहानी नहीं है, असल में मौजूद है खजाना। डैमी ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, ओके होगा, अब अपने हेडक्वार्टर के बारे में बताओ, कहाँ है और कौन इसका इंचार्ज है। इमरान ने कहा तो डैमी इस तरह हंस पड़ी जैसे इमरान ने कोई अहमकाना बात कर दी हो। ये दूसरा आदमी, क्या नाम है इसका? ऑस्कर। हाँ, ये संजीदा आदमी है, ये सब कुछ बता देगा। लेकिन ये डैमी तो इंतहाई अहमक तरीन औरत है, जो सिर्फ चंद मालूमात देने पर अपनी जान बचा सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी। उस लड़की ने, जिसे जूलिया कहा गया था, डैमी की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो जादू चाहे कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का ताउन नहीं कर सकती। डैमी ने कहा। अब ऑस्कर बेटा सोच रहा था कि सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, लेकिन कोई बात उसकी समझ में ना आ रही थी। तुम क्या पूछना चाहते हो? अचानक एक ख्याल के तहत ऑस्कर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, ब्लैक एस्टोन का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका इंचार्ज कौन है और कहाँ रहता है? इमरान ने कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? ऑस्कर ने कहा, खबरदार, अगर तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हारा इबरतनाक हशर कर दूंगी। डैमी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज और लहजे में बेपनाह गुस्सा था, लेकिन ऑस्कर को एहसास हो गया था कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब जान बचाना जरूरी है। तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। ऑस्कर ने गर्दन मोड़कर साइड पर मौजूद डैमी की तरफ देखते हुए कहा, तुम खामोश रहो, मैं तुम्हारी हेड हूँ और तुम्हें कह रही हूँ। डैमी ने एक बार फिर चीखते हुए कहा तो वो लड़की जूलिया एक झटके से उठी। उसने मेज पर पड़ा हुआ मशीन पिस्टल उठाकर सीधा किया, लेकिन इमरान ने उठकर तेजी से उसके हाथ से मशीन पिस्टल झपट लिया। ये औरत इस काबिल ही नहीं है कि मजीद जिंदा रह सके, जूलिया ने चीखते हुए कहा। अभी नहीं, इमरान ने कहा और मशीन पिस्टल अपनी जेब में डाल लिया। हाँ, बोलो तुम, इमरान ने ऑस्कर की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। हमारे बताने के बावजूद अगर तुमने हमें जिंदा न छोड़ा तो फिर हम क्यों बताकर मरे? ऑस्कर ने कहा। तुमने मुजाहरा देखा है नजरों की ताकत का, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं चाहूं तो तुम्हारे जहन में झांक कर भी तमाम मालूमात निकाल लूं, लेकिन फिर तुम्हारा जहनी तवाज़ुन खत्म हो जाएगा और तुम्हें इस हालत में गोलियां मारना तुम्हारे हक में ही बेहतर होगा। इमरान ने जवाब दिया। ओके, मैं बता देता हूँ, ऑस्कर ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। ऑस्कर, खबरदार मत बोलना, ये गद्दारी है, सरीहन गद्दारी। साथ बैठी हुई डैमी ने पूरी शिद्दत से चीखते हुए कहा। तुम खामोश रहो तो बेहतर है, ऑस्कर ने डैमी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी ये जुर्रात कि मुझे हुक्म दो, तुम मेरे नायब हो, इसका हमेशा ख्याल रखा करो। डैमी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम मेरे साथ बात करो, उसकी तरफ मत तवज्जो दो। इमरान ने कहा। तुम कौन हो ये कहने वाले? तुम्हारी ये जुर्रात कि तुम डैमी को नजरअंदाज करा सको। डैमी वाकई गुस्से से पागल हो रही थी। ऑस्कर को मालूम था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा डैमी का गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा। ये उसकी नफ्सियात थी, लेकिन अगर उसने बता दिया और वो दोनों जिंदा रह भी गए तो डैमी ने उसे खुद अपने हाथों से गोली मार देनी है, इसलिए वो खामोश हो गया। इमरान साहब, आप क्यों इन्हें इस कदर छोड़ दे रहे हैं? आप डैमी के जहन से निकाल ले सब कुछ, पागल होती है तो होती रहे। सालेहा ने कहा। मेरी तरफ देखो, इमरान ने कदरे तहकुमाना लहजे में डैमी से कहा। तो डैमी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी नजरें आपस में मिली तो दोनों ही अपनी जगह पर साकित हो गए। फिर चंद मिनट बाद इमरान ने एक झटके से मुंह मोड़ लिया, फिर उसने दोनों आंखों पर हाथ रख लिया। क्या हुआ है? बोलो, क्या हुआ है? जूलिया ने बेचैन होकर उठते हुए कहा। कुछ नहीं, ठीक है, इमरान ने कहा और फिर ऑस्कर की तरफ मुड़ गया। अब मैं बताना शुरू करता हूँ, तुम चेक करते जाना। ये तमाम मालूमात मैंने डैमी के जहन से हासिल की हैं। इमरान ने कहा। यह कैसे हो सकता है कि नजरों ही नजरों में
दूसरे के जहन से मालूमात हासिल कर ली जाए। ये तुम किस दुनिया की बातें करते रहे? ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी मालूम हो जाएगा, इमरान ने कहा, और फिर उसने ब्लैक एस्टोन के हेडक्वार्टर के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी। डैमी और ऑस्कर दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन इमरान इस तरह बोले चला जा रहा था जैसे ये हेडक्वार्टर तामीर ही उसी ने कराया हो और उसकी वहां रिहाइश हो। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? डैमी ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुमने? अरे हाँ ऑस्कर, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो कि डैमी बज़ाहिर जितना तुमसे लड़ती है उससे कहीं ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है, दिली मोहब्बत। इमरान ने कहा। शुक्रिया, लेकिन अब जिंदा रहेंगे तो तुम्हारी ये मुबारकबाद हमें कोई फायदा देगी, ऑस्कर ने कहा। तुम दोनों ने पाकिस्तानी सिफारतकार को अगवा किया और फिर उस पर गैर इंसानी तशद्दुद करके उसे हलाक किया और उसकी लाश वीरान इलाके में फेंकवा दी। इसलिए तुम दोनों अपना जिंदा रहने का हक खत्म कर चुके हो, इसलिए सॉरी। अगर तुमने ये हरकत ना की होती तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही कुर्सियों पर बैठी हुई जूलिया और सालेहा उठकर खड़ी हो गई। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर इससे पहले कि ऑस्कर और डैमी में से कोई बोलता, फायरिंग की तेज आवाजों के साथ ही कमरे में इंसानी चीखें गूंजने लगी। गोलियां इमरान चला रहा था, इसलिए एक गोली भी रॉड से न टकराई, वरना वो पलटकर उन्हें भी जख्मी कर सकती थी। ऑस्कर को चंद लम्हों के लिए यूं महसूस हुआ जैसे गर्म सलाखें उसके सीने के अंदर तीरों की तरह उतरती चली जा रही हों, लेकिन उसका आखिरी एहसास यही था कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। इसके साथ ही ऑस्कर का जिस्म एक बार जोर से तड़पा और फिर वहीं कुर्सी पर ही ढलक गया। ब्लैक एस्टोन का चीफ स्कॉट हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद था। उसने डैमी और ऑस्कर से कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन फोन सेक्रेटरी बावजूद कोशिश के उनसे राब्ता न कर सकी। लेकिन उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ऑस्कर और डैमी के बारे में मालूम हुआ है कि वो खुसूसी बड़ी जीप में सवार होकर शहर से बाहर एक फार्म हाउस गए हैं। उस फार्म हाउस को उन्होंने स्पेशल पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। कार्लिल से मेरी बात कराओ, स्कॉट ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, और उसके साथ ही रिसीवर उसने क्रेडल पर पटक दिया जैसे असल कसूरवार यही रिसीवर हो। थोड़ी देर बाद घंटी एक बार फिर बज उठी तो स्कॉट ने एक झटके से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने कदरे झटकेदार लहजे में कहा। कार्डिल लाइन पर है जनाब, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हेलो कार्डिल, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट ने कहा। यस चीफ, हुक्म फरमाएं। दूसरी तरफ से बोलने वाला मर्द था, उसका लहजा भी मुअद्दबाना था। ऑस्कर और डैमी दोनों गायब हैं, कहीं दस्तयाब नहीं हो रहे। मैंने उनसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। बताया गया है कि ऑस्कर और डैमी दोनों एक बड़ी जीप में सवार होकर फार्म हाउस स्पेशल पॉइंट पर गए हैं, लेकिन वहां भी उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तुम फौरन स्पेशल पॉइंट पर पहुंचो और मुझे रिपोर्ट दो कि वो क्यों जवाब नहीं दे रहे, चीफ ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। उसे वाकई ऑस्कर और डैमी दोनों पर गुस्सा आ रहा था। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही स्कॉट ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और सामने मौजूद फाइल पर झुक गया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद फोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने तेज लहजे में कहा। कार्डिल लाइन पर है, बात करें, फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है कार्डिल, स्कॉट ने कहा। चीफ, यहाँ तो कत्लेआम हुआ पड़ा है, दूसरी तरफ से कार्डिल की वहशत भरी आवाज सुनाई दी। कत्लेआम, क्या मतलब? पागल तो नहीं हो गए तुम, स्कॉट ने चीखते हुए कहा। चीफ, ब्लैक रूम में रॉड्स की कुर्सियों में से एक कुर्सी पर मैडम डैमी की लाश मौजूद है और दूसरी कुर्सी पर ऑस्कर भी उसी हालत में मौजूद है। रॉड्स अब भी उनके जिस्मों के गिर्द मौजूद हैं। स्पेशल पॉइंट के दोनों आदमी अल्फ्रेड और एंथोनी की लाशें भी इसी कमरे में पड़ी हुई हैं, कार्डिल ने कहा। तो स्कॉट को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक धमाके से उसके टुकड़े हो गए हों। उसके इंतहाई कामयाब एजेंट इस अंदाज में मारे जाएंगे, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी न था। उसने बगैर कोई मजीद बात किए रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाकर उसके नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके फोन को डायरेक्ट किया
और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट ने सादे से लहजे में कहा। ओह तुम, आज कैसे ख्याल आ गया कि डॉर्ती को फोन कर लूं? दूसरी तरफ से इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। सुनो डॉर्ती, मैं बेहद परेशान हूँ। मेरे दो सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी दोनों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है और अब मुझे खतरे का एहसास होना शुरू हो गया है कि हम सब मारे जाएंगे। स्कॉट ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। ओह, क्या हुआ है? तफसील से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डॉर्ती ने कदरे परेशान से लहजे में कहा और स्कॉट ने उसे मागा खजाने की तलाश की तफसील बता दी और ये भी बता दिया कि एक पाकिस्तानी सिफारतकार को ऑस्कर और डेमी ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। उनका ख्याल था कि वो खजाने के बारे में जानता है। उस पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो कुछ बताए बगैर हलाक हो गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आयरलैंड पहुंची और वो हरकत में आ गई। ऑस्कर और डेमी यकीनन उनके हाथ हलाक हुए होंगे। जिनसे उन्होंने इंतकाम लेना था ले लिया। अब तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? डॉर्ती ने कहा। वो सिर्फ ऑस्कर और डेमी तक महदूद नहीं रहेंगे। उनकी तारीख ये है कि वो पूरी एजेंसी का खात्मा कर देते हैं। लाजमन उन्होंने डेमी और ऑस्कर से हेडक्वार्टर और मेरे बारे में पूछताछ की होगी। डेमी तो बताने वाली फितरत ही नहीं रखती, अलबत्ता ऑस्कर उनके दाव में आ सकता है, इसलिए मुझे यकीन है कि दूसरा हमला मुझ पर होगा। स्कॉट ने कहा। तुमने मुझे फोन किया है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? डॉर्ती ने कहा। तुम्हारा पूरे मुल्क में वसी नेटवर्क मौजूद है। तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके मुझे बताओ, उसके बाद मैं जानूं और वो जाने, मुआवजा मुंह मांगा दूंगा। स्कॉट ने कहा तो डॉर्ती बेख्तियार हंस पड़ी। उनकी तस्वीरें हैं आपके पास? डॉर्ती ने कहा। हाँ, मैं भी भिजवा देता हूँ। स्कॉट ने कहा। मुआवजा $1,00,000 भी साथ भिजवा देना। डॉर्ती ने कहा। ओके, अपना बैंक अकाउंट और बैंक के बारे में तफसील बता दो, मैं ऑनलाइन रकम भिजवा दूंगा। स्कॉट ने कहा और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ बताया गया वो उसने कागज पर नोट कर लिया। ओके, मैं जल्दी ही उन्हें ट्रेस कर लूंगी। डॉर्ती ने कहा। एक बार ट्रेस कर दो, मैं पूरी तंजीम को उनके सामने ला खड़ा कर दूंगा। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल गया कि एक ग्रुप है जिसमें 4 मर्द और 2 औरतें हैं। चारों मर्द और एक औरत एशियाई है, जबकि एक औरत सुइज नजाद है। स्कॉट ने कहा। फिर तो जल्दी ट्रेस हो जाएंगे। ओके, डॉर्थी ने कहा तो स्कॉट ने रिसीवर क्रिडल पर रखने की बजाय क्रिडल को प्रेस करके कॉल काटी और एक बार फिर नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मौतबाना था। रेमंड, मेरे ऑफिस आ जाओ, स्कॉट ने कहा और रिसीवर रख दिया। रेमंड हेडक्वार्टर के जनरल इंतजामात का इंचार्ज था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक उद्धड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने स्कॉट को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो, स्कॉट ने कहा तो रेमंड कुर्सी पर बैठ गया। एक अफसोसनाक खबर है कि ऑस्कर और डेमी दोनों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथों हलाक हो गए हैं। उनकी लाशें स्पेशल पॉइंट पर मौजूद हैं। उनकी लाशें वहां से ले आओ और यहाँ बरकी भट्टी में डालकर उन्हें राख कर दो, वरना यहाँ की पुलिस हमारा पीछा कयामत तक नहीं छोड़ेगी। स्कॉट ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस चीफ, रेमंड ने कहा। ये कागज लो, इस पर मौजूद अकाउंट में $1,00,000 फौरी ऑनलाइन भिजवा दो। स्कॉट ने सामने पड़े हुए कागज को उठाकर रेमंड के सामने रख दिया। रेमंड ने कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, रेमंड ने जवाब देते हुए कहा। और आखिरी बात ये कि हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो, खास तौर पर एंटी बेहोश रेस यहाँ मुसलसल ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि उनका तरीक़ाकार यही है कि ये बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फायर करते हैं, फिर इत्मीनान से अंदर दाखिल हो जाते हैं और जो चाहे कर गुजरते हैं। इसके अलावा मैंने बेहोशी से बचाने वाली जो गोलियां खुसूसी तौर पर एक्रीमिया से मंगवाई हैं, वो भी पूरे स्टॉक में बांट दो। 2 गोलियां मेरे लिए भिजवा दो। स्कॉट ने कहा तो रेमंड ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने साथियों समेत गार्डन कॉलोनी की एक रिहाइशगाह में मौजूद था। ये कोठी पाकिस्तान से रवानगी से पहले उसने अपने एक दोस्त को कहकर हासिल की थी। उन सब ने अब यूरोपीय मेकअप कर लिया था। जूलिया का भी यूरोपीय मेकअप किया गया था, क्योंकि अगर मेकअप ना किया जाता तो वो उन सब की शिनाख्त समझी जाती। इमरान साहब, अब आपका टारगेट क्या है? सफदर ने कहा। मेरा तो शुरू से एक ही टारगेट है और एक ही रहेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब?
आप किस टारगेट की बात कर रहे हैं? मैं तो मिशन के सिलसिले में पूछ रहा हूँ। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब टारगेट का क्या बताऊं? अगर तुम खुद ब निकाह याद कर लेते तो अब तक टारगेट मुकम्मल हो चुका होता। इमरान ने कन आंखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। शट अप, ये क्या कह रहे हो? तुम लीडर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए कहते जाओ। दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा करो। जूलिया ने इमरान की बात समझकर दुरुस्त और सख्त लहजे में कहा। देखा तुमने, अब गालियों की कसर रह गई है, वो भी सुन लूंगा ताकि टारगेट मुकम्मल हो सके, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि टारगेट आसमानों पर मुकर्रर किए जाते हैं। इमरान ने कहा। इमरान साहब, बुजुर्ग तो कहते हैं जोड़े आसमानों पर तय किए जाते हैं और उन पर अमल जमीन पर होता है। कैप्टन शकील ने कहा। ये मुंह धो रखे, इसका कोई जोड़ा तय नहीं हुआ, ये इसी तरह अपनी उम्र गुजार कर मर जाएगा। तनवीर ने कहा। शट अप तनवीर, तुम्हें बात करना नहीं आती। नॉनसेंस, जूलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। आई एम सॉरी। तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक गलती को फौरन तस्लीम करते माजरत कर ली, लेकिन फिर इससे पहले कि कोई और बात होती फोन की घंटी बज उठी और सब चौंक पड़े, क्योंकि यहाँ तो उनका कोई वाकिफ ना था और फिर किसका फोन हो सकता था। घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्रिंस बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने नाम की बजाय प्रिंस के नाम से तारुफ कराते हुए कहा। मेट्रो क्लब से डैनी डी बोल रहा हूँ प्रिंस। दूसरी तरफ से यूरोपीय जबान और लहजे में कहा गया। कोई खास बात जो फोन किया है? इमरान ने कहा। इंतहाई खास बात है जिसके लिए मुझे कॉल करना पड़ी है। मुझे इत्तला मिली है कि ब्लैक एस्टोन के चीफ स्कॉट ने अपने सुपर एजेंटों की मौत का इंतकाम लेने के लिए यहाँ एक वसी नेटवर्क की मालिका डॉर्थी को भारी मुआवजा देकर हायर कर लिया है और आप सबकी तस्वीरें भी उसे पहुंचा दी गई हैं और वो सूंघने वाले कुत्तों की तरह पूरे दारुल हुकूमत में फैले हुए हैं। उनके पास इंतहाई जदीद कैमरे भी मौजूद हैं जो मेकअप को भी चेक कर लेते हैं, इसलिए आप मोहतात रहें। डैंडी ने तफसील बताते हुए कहा। डॉर्थी कहाँ बैठती है और किस टाइप की औरत है ये? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। डॉर्थी का अपना क्लब है जिसका नाम भी डॉर्थी क्लब है और ये क्लब गुंडों और जराइम पेशा अफराद को बेहद पसंद है। डॉर्थी न सिर्फ वहाँ बतौर जनरल मैनेजर काम करती है, बल्कि उसकी रिहाइश भी चौथी मंजिल पर उसके ऑफिस के करीब है। वैसे चौथी मंजिल पर लिफ्ट बगैर डॉर्थी की इजाज़त के नहीं जा सकती, और अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ पहुँचे तो वहाँ मौजूद मुसल्लह गार्ड्स उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। इस मामले में वो किसी की परवाह नहीं करते। डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। डॉर्थी का क्या ताल्लुक है ब्लैक एस्टोन के साथ? इमरान ने पूछा। ब्लैक एस्टोन का चीफ स्कॉट और डॉर्थी कई सालों तक मियाँ बीवी रहे हैं, लेकिन फिर उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई कि दोनों अलग हो गए, लेकिन अब भी वो एक दूसरे से दोस्तों के अंदाज में मिलते हैं। डैंडी ने जवाब देते हुए कहा।